2013 में अपनी महाठगी का मकड़ जाल तैयार करने वाला रशीद नसीम देखिए किस तरह से लोगों के 60,000 करोड़ रुपए लेकर दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इस महाठग नटवरलाल के बेशर्मी का आलम तो देखिए कि इसकी जुबान पर और आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है कि किस तरह इस व्यक्ति ने अपने मकड़ जाल को बुनकर उन गरीब लाचार बेबस लोगों के पैसे हड़प लिए जो खून पसीने की कमाई से उन्होंने कमाए थे। लेकिन एक वर्ष पहले जैसे ही पुलिस ने इसके भाई छोटे नटवरलाल आसिफ नसीम को गिरफ्तार किया तो इस भगोड़े महाठग ने बौखलाकर अपने भाई के जेल जाने पर क्या ऑडियो रिलीज किया, सुनिए आप। के सभी ग्राहक और सभी एसोसिएट को मेरा नमस्कार। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी लोगों से आज मैं मुखातिब हूं अपनी पिछली कुछ बातों को आपको याद दिलाने के लिए और आज की जो घटना हुई उसके बारे में और भविष्य की जो योजना है उसके बारे में बताने के लिए। आज जैसा कि आप लोगों के तक खबर पहुंच ही चुकी है कि हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आसिफ नसीम, जिनकी आज प्रयागराज इलाहाबाद से गिरफ्तारी हुई है, और आप सभी लोगों में तरह तरह के मैसेजेस गए होंगे। मैं आप सभी लोग बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कुछ समय पीछे की बात करूं तो आपने सुना होगा और मैंने कई बार रिपीट भी किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम माननीय न्यायालय के सम्मुख आकर के अपनी बात को रखेंगे। उसके लिए जिस दिन माननीय न्यायालय से आदेश हो जाएगा, मेरे लिए भी मैं भी आकर के अपनी बात को रखूँगा, क्योंकि हमने ना तो कभी गलत करने की कोशिश करी है ना हमने गलत किया है। इसके साथ ही साथ पीछे कुछ समय से मैं आप लोगों से कहता चला रहा था, अब जो कुछ भी होगा वो माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा होगा। और मेरी आखिरी ऑडियो अगर आपको याद होगी जो कुछ दिन पहले मैंने डाली, तो उसमें मैंने यही कहा था कि अब जो कुछ होगा लीगल तौर तरीके से होगा। लेकिन लीगल तौर तरीकों में एक सबसे बड़ी अड़चन सामने जो आ रही थी कि हमारी तरफ से यानी कंपनी की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए हम दोनों लोगों में से कोई वहां नहीं मौजूद था। और कंपनी के जो और डायरेक्टरान थे जिनकी अरेस्टिंग पहले हुई थी, उनसे ये इस महाठग को विदेश से भारत लाकर सलाखों के पीछे पहुंचाकर निवेशकों के 60,000 करोड़ रुपए वापस दिलवाने का बीड़ा उठाने वाले अधिवक्ता ऋषभ राज ने अपने इंटरव्यू में इस महाठग के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। उस नटवरलाल की यानी राशिद नसीम की, जिसने लोगों को बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाए, उनके घर के नाम पर उनसे ठगी करी और 60,000 करोड़ रुपए की ठगी करके दुबई में जाकर छिप गया। राशिद नसीम जो कि 2013 में जिसने अपनी शाइन सिटी के नाम से कंपनी चालू करी, ये पहले इलाहाबाद में एक MLM कंपनी में काम करता था, जहां से इसने ये ठगी का ताना बाना और ठगी की विद्या सीखी और फिर जाकर धीरे धीरे सुल्तानपुर, फैजाबाद और पूर्वांचल की बहुत से छोटे छोटे शहरों पर टारगेट कर किसानों की जमीनों पर एग्रीमेंट कर और उन एग्रीमेंट के आधार पर बोर्ड लगाकर लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए। इसने अपने इस जाल को बुनने के लिए अपने डीलर रखे, उन डीलरों को मोटा प्रॉफिट का लालच देकर उनके माध्यम से भोले भाले लोगों का पैसा लगवाया। इसकी स्ट्रेटेजी इतनी परफेक्ट थी कि इसने पहले किसानों की जमीनों को किरायों पे लिया और उन पर बोर्ड लगाने शुरू करे। इसका टारगेट हमेशा उन्हीं जमीनों पर रहता था जो सरकारी योजना से जुड़ी हुई जमीनें होती थी। मतलब सरकारी योजना से जुड़ी हुई जमीन को किसानों से किराए पर लिया और उस पर बोर्ड लगाकर लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाने शुरू कर दिए। 5 से 10 बुकिंग पर ये अपने बुकिंग करने वाले दलालों को गाड़ी और महंगी गिफ्ट आइटम, इस तरह के प्रलोभन से ये लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाता था और इसका व्यापार इतना बढ़ गया कि इसने 60,000 करोड़ रुपए लोगों का गबन करके यहां से दुबई भाग गया। ये शाइन सिटी का CMD था। इसका भाई आसिफ नसीम जो कि इसी कंपनी में डायरेक्टर था, जिसपे 374 मुकदमे गोमती नगर थाने लखनऊ में दर्ज थे और आज वह लखनऊ की जेल में है। हमारे साथ निवेशकों की तरफ से उसका केस देख रहे ऋषभ राज, अधिवक्ता ऋषभ राज हैं। आइए जानते हैं इस केस में अधिक जानकारी क्या है। ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कहेंगे आप शाइन सिटी वाले इस धोखाधड़ी नटवरलाल के बारे में? देखिए, इनके बारे में बस यही कहना है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इन्होंने फ्रॉड करने की, लोगों के साथ साझी करने की परिकाष्ठा की सीमा तक पार कर दी है। लोगों को एक भ्रम का छद्मा वेश दिखा के ये जमीनी स्तर से लोगों से पैसे उठाते, उसको
विदेशी मार्केटों में घुमाते और उससे मुनाफा खुद कमाते। ऋषभ जी, हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी रहेगी जिसके चलते कि एक एक एमएलएम में काम करने वाला अदना सा मुलाजिम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि आज वह सत्ता को खरीद रहा है और उसके जांच कर रहे जो एसपी हैं उन पे खुद पे पहले आरोप लग चुके हैं। उनके यहां से ड्रग और इस तरह की आपत्तिजनक चीजें पाई गई थी, जिसमें क्या कहते हैं एनडीपीएस की धारा के तहत उन पर मुकदमा भी हुआ था, लेकिन वो खुद इस में जांच करता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इसी बात को सबसे ज्यादा खेद है जिनके हाथ खुद गंदे हैं, जिनके हाथ खुद शाइन सिटी के आपके दलदल में घुसे उस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे सबसे पहला ऑर्डर इस केस में पास हुआ था 12 मार्च 2021 और अभी आखिरी ऑर्डर है इस केस का 14 फरवरी 2023। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं न्याय व्यवस्था में चीजें आए हुए हैं। ये पूरी कंप्लायंस टेबल है, कोर्ट आदेश देती, कोर्ट तो पूरे संज्ञान से काम कर रही है, पर ये जो चारों एजेंसियां हैं वो उनके में आपस में तालमेल नहीं है, उनके में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए आपका इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रही है। अगर आप पिछले 8-10 ऑर्डर उठा लेंगे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के, उसमें आप देखिए दिन पे दिन मुख्य न्यायाधीश मेहनत कर रहे हैं ताकि निवेशकों के पैसे वापस मिल जाए, पर एजेंसियां पस्त हैं और कोर्ट में आके सिर्फ कोर्ट को बेवकूफ बनाने का काम है, उनका कोर्ट को गुमराह कर रही है। ईओडब्ल्यू के कुछ अधिकारी हैं जिनको राशिद नसीम द्वारा मैनेज करने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे उस बारे में? ऐसे आरोप हैं और कुछ ऑडियो क्लिप भी आई है जिसको कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था ड्यूरिंग द हियरिंग्स, पर उस पर अभी कोई पुष्टिकरण नहीं है। अच्छा, राशिद नसीम की इतनी हिमाकत हुई कि उसने भारत से नेपाल जाकर एमएलएम का काम, मतलब जहां से जिस एमएलएम से उसने अपनी सीढ़ियां चढ़नी शुरू करी थी 2013 में, उसी काम को उसने दोबारा करना चालू करा और उसमें कोई कुछ घटनाएं हुई। क्या थी वह घटना, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये मई 2019 की बात है जब ये नेपाल गए थे, वहां पे एमएलएन स्कीम लॉन्च करने अपनी होटल याक करके काठमांडू में जगह, वहां पे सेमिनार कर रहे थे अपने एसोसिएट्स के साथ। कुछ नेपाली लोग थे और हिंदुस्तान से करीब 30-40 इनके आपकी अपर मैनेजमेंट स्टाफ गए थे। ये नेपाली यूथ को ट्रेन कर रहे थे कैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग को हैंडल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। और नेपाल में मल्टी लेवल मार्केटिंग आप मान लीजिए जैसे हिंदुस्तान में आप आतंकवाद करें उससे बड़ा अपराध मानते हैं वहां पे नेपाल में मल्टी लेवल मार्केटिंग को। तो वहां के एक डीएसपी साहब होते तो ये जाके उसको बंद कराने का निवेदन करते हैं इनसे होटल में, इनको स्टेज से उतरना कहते हैं। तो इनके एसोसिएट और इन्होंने उनके साथ मैन हैंडलिंग की वहां पर और कई बदतमीजी की। उसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। करीब इनके 30-35 लोग वहां की जेल में बंद भी रहते हैं 40 दिन तक। ये 50 लाख नेपाली धनौटी देके कैश बॉन्ड पे छूटते हैं। भारत सरकार इनके आश्वासन देके इनको छुड़वाती है वहां से। ये सारी बातें कोर्ट में एफिडेविट पे भारत सरकार भी मान चुकी है और कोर्ट में ये बात आ चुकी है। और कोर्ट का इस संज्ञान भी कहना था कि दिसंबर 2018 में करेली थाने में इनके ऊपर एक FIR दर्ज होती, करेली इलाहाबाद थाने में, और ये मई 2019 में गिरफ्तार होते। ठीक है, कोई हिंदुस्तान का नागरिक किसी बाहर के मुल्क में गिरफ्तार होता है तो भारत सरकार की दायित्व तो होता है, नैतिकता होती है उसको लेके आना, पर जिसको आप लेके आ रहे उसके बारे में जानिए तो वो कौन है और उसको लेके आप हिंदुस्तान आइए छुड़ा के। ये क्या कि वहां से उसको छुड़ा वो दुबई भाग गया। तो ये सारी चीज ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं कोर्ट की। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व गवर्नर भी थे जिन्होंने इनका सहयोग करा था, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या था वह प्रकरण? कहा जाता है उस समय आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने चिट्ठियां भी कुछ लिखी थी इनको भारत सरकार से निवेदन करते हुए इनको छुड़ाने के लिए इन गुड फेथ। बाकी उसकी पुष्टिकरण अभी सही तौर पे हो नहीं पाएगी। अच्छा, इनकी संपत्ति कुर्क के मामले में अब सरकार कहां तक पहुंची है, क्या स्टैंड है? और आसिफ नसीम जो इनके भाई हैं, जो इस कंपनी के डायरेक्टर थे, वो लखनऊ जेल में बंद है, उनसे क्या मतलब जानकारियां हासिल हो पाई अब तक? उनसे कई जानकारियां हासिल हुई हैं कि कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति, पैसा इन्होंने कैसे स्नाइफन किया इंडिया से बाहर, किन किन कंपनियों के रूट से पैसा स्नाइफन हुआ, ये सब ईडी और ईओडब्ल्यू के पास उनके भाई साहब कबूल चुके हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली, जेल में बैठ के इनके भाई साहब आसिफ नसीम पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे रहे थे बाहर रजिस्ट्री होने के लिए। ये चीजें कोर्ट के संज्ञान में लाई गई। फर्जी बिना, क्योंकि जब आप जेल में बंद होते हैं अगर कोई आप पावर ऑफ अटर्नी बनाते, कोई कागज साइन करके देते तो जेलर की मोहर लगती है। बिना जेलर की मोहर लगे वो कागज की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप जेल के अंदर साइन करके दे रहे हैं, जेलर की फेक मोहर लगा के वहां से एक पेपर निकलता है, फेक रजिस्ट्री होती है, साइन होती है और एग्जीक्यूट की जाती है। ऐसा कई इंसिडेंट हुआ। ये बात हमारे संज्ञान में माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने बात रखी कोर्ट में। कोर्ट ने संज्ञान लिया, जेलर डीजी सस्पेंड और उन पर मुकदमा तक लिखा गया जेलरों के ऊपर, वहां पे डिप्टी जेलर के ऊपर।
अच्छा, आप इतना बड़ा प्रकरण देख रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि एक इंटरनेशनल मतलब क्रिमिनल को आप डील कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी चौकन्नी है? क्या स्थिति है आपकी सुरक्षा की? आपको अभी तक इस विषय पर कोई धमकी या किसी तरह का कोई दबाव, इंटरनेशनल दबाव है आप पर? देखिए, न्याय कार्य में है तो काम करते वक्त बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं राम जेठमलानी साहब का जूनियर रहा हूँ। साहब ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई है, न्याय के लिए लड़ना तो पीछे कभी मत हटना। बाकी काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सुरक्षा की कई धमकियां भी आई, कई बातें, कई फोन भी आए, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इनके रिलीज हुए। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जब ये बात रखी गई, उनको पता चला तो उन्होंने प्रदेश सरकार को सुरक्षा के लिए आदेश दिए, जो कि अभी 1-1.5 महीने से हमारे पास सुरक्षा आपकी कार्यरत है हमारे पास। अब इसमें अब सरकार किस स्टैंड पर है? क्या करा जाएगा? उसे रेड नोटिस जारी करने के बाद अब यहाँ क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश लाया जाएगा दुबई से। जब सरकार अतीक अहमद जैसे मामले पर इतना गंभीर हो सकती है, तो ये 60,000 करोड़ रुपए के मामले पर कितनी गंभीर है सरकार, और क्या उसके अग्रिम कार्रवाई है? क्या करना चाहती है सरकार? इसी बात का तो खेद है कि अतीक अहमद के मामले में सरकार इतनी सख्त, और अच्छी बात भी, कोई क्रिमिनल को छोड़ना नहीं चाहिए। पर जो आदमी निवेशकों का, खास कर इसमें ज्यादा उत्तर प्रदेश के निवेशक है, बाकी मध्य प्रदेश, बिहार, विभिन्न राज्यों के, पर ज्यादा उत्तर प्रदेश के, उनका पैसा लेके बिल्कुल भाग चुके हैं। तो सरकार उनको लाने के लिए बहुत ही कम प्रयास चल रहा है। आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ, रेड कॉर्नर नोटिस के लिए 22 दिसंबर को एएसजी साहब आके कोर्ट में बताते हैं रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है। अगली तारीख लगती है 31 जनवरी 2023। तब तक रेड सेक्शन आर्टिकल 83 ऑफ इंटरपोल गाइडलाइंस कहता है रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो तो वेबसाइट पे ये प्रॉपर चीजें मेंशन होनी चाहिए। उसका हेयर कलर, रेटिना, फोटोज, फिंगरप्रिंट स्कैन, सब कुछ, पासपोर्ट कॉपी, सब मेंशन है। पर ना कि सीबीआई की वेबसाइट पे था, जबकि सीबीआई इंटरपोल की हिंदुस्तान में नोडल अथॉरिटी है, पर सीबीआई की वेबसाइट तक पे नहीं आया वो। उत्तर प्रदेश पुलिस का वो 5 लाख का इनामी आदमी था। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे नाम की स्पेलिंग उसकी गलत है कि फोटो तक अपलोड नहीं थी। बाकी 50 लोग की फोटो अपलोड है, पर इसकी राशि नसीम की फोटो अपलोड नहीं थी। तो अब इससे क्या समझ सकते हैं? सरकार की लापरवाही समझा जाए कि सरकार का उसके साथ सहानुभूति समझा जाए, कि सरकार का उसके साथ हाथ मिलाना समझा जाए। जब इस कोर्ट में बात रखी, न्यायिक ऑर्डर आया 31 जनवरी 2023 को कि अगले तारीख तक इस ऑर्डर का कंप्लायंस हो, नहीं तो तलब होकर अधिकारी बताएं क्यों नहीं हो रहा। तब जाके इन्होंने वेबसाइट पे फोटो अपलोड हुई है, नाम की स्पेलिंग सही हुई है, और इंटरपोल के साइट पे आगे उसकी डिटेल्स दिखाई जा रही है, सीबीआई के साइट पे। अच्छा, सूत्रों की माने तो इस समय राशिद नसीम की क्या लोकेशन है? वो किस व्यापार को अंजाम दे रहा है? वो कहाँ है इस समय? और इंटरपोल की क्या स्थिति है? मतलब अपनी जो जांच है उसमें वो कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए, जो कोर्ट में सारी बातें रखी गई, बताई गई, दुबई में रसल खेमा में रह रहा है, वहां पे अपना ये व्यापार चला रहा है। वहां पे इसके कई निवेशक है, निवेश किया हुआ वहां के दुबई गवर्नमेंट के साथ और रसल खेमा गवर्नमेंट के साथ कई प्रोजेक्ट्स में, कई चीजों में। तो वहां से बैठ के इसका भी व्यापार चल रहा है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 4 एलाइड एजेंसी जो है इंडिया की, वो इसमें जांच कर रही हैं। SFIO, EOW, ED और CBI, ये 4 महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जो कि एक साथ, ऐसा शायद मैं समझता हूं कि पहली बार होगा कि 4 एजेंसियां एक साथ एक व्यक्ति के लिए इसमें जांच कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें गंभीर नहीं है इस भगोड़े नटवर लाल को भारत लाने के लिए? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देश की 4 एलाइड एजेंसियां इसको जांच कर रही हैं इस मुकदमे को, और ये बहुत ही रेयर होता है कि मतलब इतनी बड़ी 4 एजेंसियां किसी मैटर में जांच करें। समस्या इसमें ये आ रही है कि 4 एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन नहीं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ईडी जो है परिवर्तन निदेशालय, वो PMLA एक्ट से गवर्न होती है, उसका मुकदमा चलता है PMLA कोर्ट में चलता है। ED SFIO आपकी कंपनी लॉ से गवर्न होती है, उसके लिए मुकदमा जाता है NCLT। EOW उत्तर प्रदेश नॉर्मल सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करती है। CBI की स्पेशल कोर्ट होती है। और समस्या ये आ रही है कि चारों एजेंसियां जांच तो अपनी कर रही हैं, चार्जशीट अपनी कहाँ सबमिट करें? 4 अलग-अलग कोर्ट में मुकदमा चलेंगे चारों के, एक जगह कंसोलिडेटेड डाटा नहीं आ पा रहा है, जिसका संज्ञान कोर्ट बार ले रही है, बार तलब करके बार डांट भी रही है, फटकार भी रही है एजेंसियों को कि आप इसको जांच करके कंसोलिडेटेड चार्जशीट सबमिट करिए। अब जैसे मानी 495 मुकदमे जो एजेंसियां कह रही इनके ऊपर दर्ज है, उसमें कनेक्टिंग एप्लीकेशन हटा दी, इसका ब्यौरा बाद में मांगा गया है। 495 मुकदमे दर्ज है। अगर मान लीजिए 495 चार्जशीट फाइल होती है, जिसमें से 60-70% चार्जशीट आपकी
फाइल होती है, उसमें आपको इनको एक एग्जांपल लीजिए, आपको उसमें रिलीज कर दिया जाता है। तो बाकी मुकदमे तो हैं, फेक मुकदमे हमारे ऊपर है। और बाकी जितनी चार्जशीट इनकी आ रही है, अगर आप चार्जशीट का डेटा उठाएंगे, जस्ट कट कॉपी पेस्ट, 100 चार्जशीट अगर आई है तो 95 में जो डेटा है कट कॉपी पेस्ट है, नाम तक चेंज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम तक चेंज नहीं, बस कट कॉपी पेस्ट होकर सेम डेटा आगे कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। तो यही है कि चारों एजेंसी साथ में जांच करके एक कंसोलिडेटेड चार्जशीट सबमिट करो, एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल देके या कोई कोर्ट देके इसको इस पर ट्रायल चलाया जाएगा, क्योंकि ट्रायल अब चलना बहुत जरूरी है इसमें आगे। ऐसा बताया जा रहा है कि माननीय न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को भी अभी हाल फिलहाल में तलब किया है। क्या है वह मामला? देखिए, इस मामले में बहुत सारे अधिकारी तलब हुए हैं और तलब इसलिए किए गए ताकि मैटर की सेंसिटिविटी समझ सकें और इसमें जांच कर सकें। इसमें आपके परिवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर साहब भी तलब हुए हैं, ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर साहब भी कई बार आए हैं कोर्ट में, एसएफआईओ के भी अधिकारी और उनके अध्यक्ष हेड कई बार तलब किए गए कोर्ट में। और तलब इसलिए था कि मैटर की सेंसिटिविटी समझी जाए और अधिकारी इस पे काम करें और जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा मिलने की राह बनाए। क्या लगता है अब सरकार इसमें कितनी जल्द एक्शन मोड में आएगी और कितनी जल्द निवेशकों का पैसा मिल पाएगा? एक अधिवक्ता के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निवेशकों का पैसा मिलेगा तो जो देर हो रही है वो हो रही है अलग बात है, पर निवेशकों का पैसा मिलेगा। अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज देखा होगा, सहारा वाले मामले में 5,000 करोड़ रुपए कोर्ट ने डिस्बर्स किया है कि सबको पैसे बांट दिए जाएं, जो जो निवेशकों के पैसे डूबे हैं। तो पैसे तो मिलेंगे नो डाउट, पर हाँ समय कितना लगता है, कोर्ट तो अपना पूरा कार्यरत कर रही है, इससे ज्यादा तेज कोर्ट क्या काम करेगी। डे टू डे हियरिंग हो रहा है, मुख्य न्यायाधीश इसको पर्सनल स्तर पे देख रहे हैं कि आपको पैसा रिलीज किया जाए, पैसा मिल जाए, पर एजेंसियां इसमें फंसती। जब तक एजेंसियों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक मुश्किल है पैसा को आसानी से वापस लेके आना। और दूसरी चीज, जब तक उसका प्रत्यार्पण नहीं होगा राशिद नसीम का हिंदुस्तान, प्रत्यार्पण होने के बाद एक राह बनेगी, सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे, पैसा तो मिलने का ही सब। ये थे हमारे साथ ऋषभ राज अधिवक्ता, जो कि निवेशकों की तरफ से राशिद नसीम पर लगातार नकेल कसवाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी तरह की और अधिक खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेस्ट के साथ।